नमस्कार, मेरे मोटिवेशनल चैनल में आप फिर से सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश आयर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, एचआर प्रोफेशनल। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन केस स्टडी लेके आया हूँ। भारत के जेम्स बॉन्ड, भारत के सीक्रेट सर्विस एजेंट, भारत के खुफिया जासूस, जिनके कारनामे आपको सुनने में हमेशा अच्छे लगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। एक बुद्धिमत्ता, कुशल नेतृत्व, प्लानिंग, परफेक्ट टारगेट अचीवमेंट, गोल अचीवमेंट और काम करने की बेहतरीन स्ट्रेटजी और डीपली काम करने का एक अच्छा सा काम करने का डीपली एक्सपीरियंस, हर चीज़ के बारीकी से अध्ययन करने के बाद उस काम को एक अंजाम देने की एक पद्धति, जो आधुनिक भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं। आपने जेम्स बॉन्ड पिक्चर देखा होगा ना, 007, अलग अलग जेम्स बॉन्ड के आपने पुराने पिक्चर देखोगे। तो आज हमारे भारत में ऐसे एक सच्चे जेम्स बॉन्ड है जिनका नाम है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीधा प्राइम प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करते हैं, मिस्टर अजीत डोवाल का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 1945 को हुआ था। उनके पिताजी भारतीय सेना में अफसर थे, तो घर में पहले से आर्मी बैकग्राउंड था। अजीत डोवाल जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बाद में 1968 में आईपीएस ऑफिसर की परीक्षा पास की और केरल के कैडर में वो आईपीएस ऑफिसर बने। उनका काम करने का स्ट्रैटेजी तभी से था, उनके काम में एक जुनून और परफेक्ट प्लानिंग और उसके ऊपर एक स्किल और मॉनिटरिंग और प्रभाव इतना परफेक्ट था कि सबसे कम उम्र में भारतीय पुलिस सेवा का मेडल उनको खाली उनकी नौकरी के पहले 6 साल में मिला। हम लोग नौकरी करते करते रिटायर होते, लेकिन हमको कोई मेडल मिलते मिलते या हम मेडल का ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो जाते। उनके खाली करियर के 6 साल में उनको मेडल मिला, लेकिन वहाँ से उनका सब बोलबाला हो चुका था। उसी समय भारत में मिजोरम जो था, सिक्किम और मिजोरम में आतंकवादी संगठन काफ़ी सक्रिय हो गया था। इतना सक्रिय आतंकवादी संगठन था, वो मिजोरम के एक अलग देश बनाने की वो मांग कर रहे थे। तो वो जो संगठन था, उसका नाम था, आतंकवादी संगठन का जो उसका मेन लीडर था लाल डेंगा। लाल डेंगा बड़ा खतरनाक था, उन्होंने नाक में दम करके रखा था। सब भारतीय पूरी एजेंसी का, पुलिस, आर्मी को सबको नाक में दम करा और अलग अलग आतंकवादी कार्य और करता था। और मिजोरम को एक अलग देश घोषित करने का वो हमेशा इच्छा रखता था, क्योंकि उसको मिजोरम का अलग प्रधानमंत्री बनना था। तो आईबी ने वो जिम्मेदारी सीधा दे दी अजीत डोवाल जी को। अजीत डोवाल जी मिजोरम में जाकर रहे। उनकी काम करने की स्ट्रैटेजी देखो कैसी थी। उन्होंने अपने साथ ना कोई फोर्स लेके गए, ना कुछ लेके गए, वहाँ पहुँच गए अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ। और उन्होंने क्या किया, चुनिंदा साथियों के साथ लाल डेंगा का पहला स्टडी करना चालू किया। जमीनी लेवल पे लाल डेंगा की पहुँच कहाँ तक है। तो वो बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये लाल डेंगा जो है ना, उसके 7 बहुत बेहतरीन कमांडो थे। वो 7 कमांडो क्या करते थे, लाल डेंगा के गाइडेंस में लाल डेंगा को वो गाइड करते थे, और लाल डेंगा उसी से ही सबसे आगे आतंकवादी पावरफुल संगठन बन चुका था। तो इन्होंने क्या किया, उन जो कमांडर थे उनसे दोस्ती बनाना चालू किया। शाम को उनको घर बुलाना, उनके साथ पार्टी करना, उनको अच्छा सा खाना खिलाना, उनको अच्छा सा दोस्ती बनाना, उनके साथ अलग अलग व्यवहार, ऐसा दोस्ती बनाई। और बाद में इन्होंने क्या किया कि लाल डेंगा के 7 कमांडरों में से 6 कमांडरों को अपने साथ मिला लिया और फिर लाल डेंगा के साथ भी मीटिंग की। फिर लाल डेंगा ने जब देखा और जो निगोशिएशन की बात आई, तो लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर भारत सरकार के साथ थे। तो लाल डेंगा को उन्होंने शांति समझौता करने के ऊपर मजबूर किया, हथियार टिकाने को मजबूर किया और मिजोरम में शांति समझौता हो गया। ये उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयास किया, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन उन्होंने एक 1984 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर उन्होंने उसको अंजाम दे दिया। ब्लैक थंडर ये था कि उस टाइम पे भिंडरा वाले जो था आतंकी संगठन था, जो अलगाववादी थे पंजाब के खलिस्तानी, उन्होंने क्या किया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया और उनके सैकड़ों आतंकवादी स्वर्ण मंदिर के अंदर बैठ गए। तो उस समय देश की भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देखो इंदिरा गांधी पहले से उनके नज़र में जब मिजोरम में उन्होंने अच्छा काम किया, तभी से अजीत डोवाल उनके नज़र में एक अच्छे से बेहतरीन ऑफिसर थे। उन्होंने अजीत डोवाल जी को वापस ऑपरेशन ब्लैक थंडर के ऊपर वहाँ काम करने के लिए भेज दिया। और अमृतसर सूर्य मंदिर के बाहर इंडियन आर्मी पुलिस का बुरा जमावड़ा था, लेकिन वह अंदर बुरे निरपराध लोगों के भी
जान जा सकते थे। इसलिए अजीत डोभाल वहाँ एक रिक्शा वाला बन के उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण मंदिर के अंदर उन्होंने रिक्शा में जाके स्वर्ण मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश कर लिया। जब उनको उन खलिस्तानियों ने पकड़ा, भिंडरावाले के आतंकवादियों ने, उनको शक हुआ कि ये जरूर कोई ना कोई जासूस है। तो बाद में इनको जब मारने की नौबत आई तो उसी समय देखो उसके बुद्धिमत्ता का कमाल, उन्होंने क्या किया, उनको इमीडिएट, भाई मैं तो आईएसआई का जासूस हूँ, आईएसआई का एजेंट हूँ, पाकिस्तानी आईएसआई खुफिया एजेंसी, उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। फिर भी उनको शक हुआ कि ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं उसको बाद में उस मुद्दे के ऊपर भी आऊँगा कि ये 7 साल पाकिस्तान में खुफिया जासूस और मुस्लिम बन के रहे थे। तो इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम के अलग अलग रीति रिवाज सीखे थे, उर्दू भी अच्छी से सीखी थी। तो उर्दू में बात करना चालू किया। तो जो भिंडरावाले के जो आतंकवादी थे उनको ये तसल्ली दिला में वो कामयाब हो गए कि ये पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट है। 3 दिनों तक वो स्वर्ण मंदिर में रहे, आतंकवादियों से खाना पीना खाया, उनसे दोस्ती बना ली और रह के उन्होंने सब स्वर्ण मंदिर में कितने आतंकवादी है, कितने पद के हथियार है, कहाँ स्नाइपर है, कितने बॉम्ब है, कितने असला है, क्या कितना, सब कुछ अभ्यास करके अपने मिलिट्री कमांडरों को बाहर सब कुछ उन्होंने जानकारी दे दी। और ऑपरेशन ब्लैक थंडर एक बिना अपना कोई आर्मी और पुलिस का जवान शहीद हुए बिना उन्होंने स्वर्ण मंदिर को कब्जे में लिया और सारे आतंकवादियों को सफाया कर दिया। ये उसकी दूसरी अचीवमेंट थी। बाद में ये ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद भी पीओके में क्या हुआ उस समय में कि पीओके में एक रोमानिया का राजदूत को अगवा कर लिया खालिस्तानी आतंकवादियों ने। फिर उसी टाइम पे फिर वापस एक बार अजीत डोभाल जी को भेजा गया पीओके में। उन्होंने सक्सेसफुल रोमानिया को राजदूत को छुड़ाने का भी काम किया। उसके बाद उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट कहाँ है, पाकिस्तान में 7 साल अपना धर्म बदल के, वेश बदल के वो रहे। उसकी एक बड़ी ट्रेजेडी है। उसकी ट्रेजेडी में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ 1972 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत में, इंदिरा गांधी जी के समय में, सॉरी माफ कीजिए, इंदिरा गांधी के समय में 1972 में पोखरण में अपना परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था। तो उस समय क्या पाकिस्तान को भनक लगी, पाकिस्तान ने भी उसके जो परमाणु जनक साइंटिस्ट है AQ खान, उन्होंने कैसे तकनीक विदेशों से चुरा के पाकिस्तान में भी परमाणु बम बनाने की एक अभ्यास और एक परीक्षण चालू किया, सीक्रेट एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू किया। तो भारत को कहीं से खबर लग चुकी थी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय वापस अजीत डोभाल को वहाँ भेज दिया। अजीत डोभाल अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ पाकिस्तान में गए, लेकिन कहा उन्होंने पूरा छानबीन की। बड़ा सीक्रेट मिशन था पाकिस्तान का। बाद में उनको कहाँ से मालूम पड़ा कि AQ खान ने खान सेंटर में ये सब रिसर्च चालू है। तो वहाँ से रिसर्च चालू है तो ये जानकारी निकालने के कैसे, वहाँ साइंटिस्ट अंदर जाते थे, बाहर आते थे। उन्होंने खान सेंटर के बाहर एक भिखारी बन के वहाँ वो बैठ गए। लेकिन क्या था कि साइंटिस्ट अंदर बाहर जाते थे कि देखो क्या होता है कि वहाँ पता करना था ना, तो किसको पूछ नहीं सकते थे। अंदर तो बड़ा सीक्रेट, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा जमावड़ा, पुलिस का और ISI के एजेंट हमेशा वहाँ रहते थे। तो अंदर जाना नामुमकिन था। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ उन्होंने पढ़ा था, तो इन्होंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट रेडिएशन के साथ काम करते हैं तो उनके बॉडी में रेडिएशन जाता है उनके बालों में। इन्होंने क्या किया कि लोकल जो थे ना सैलून वाले, उनसे दोस्ती कर ली और पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट जो थे कहाँ बाल कटवाने के लिए जाते हैं, फिर वो सैलून के बाहर वो बैठते थे। उन्हें कुछ बाल इकट्ठा के इंडिया लैबोरेटरी में भेजे। बाद में मालूम पड़ा उसमें बड़ी मात्रा में रेडिएशन पाया गया। इसका मतलब वहाँ पे परमाणु के ऊपर, परमाणु बम के ऊपर रिसर्च होता था। यही खबर उन्होंने उस समय क्या हुआ, बीच में सत्ता परिवर्तन हुआ, इंदिरा गांधी की सत्ता गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और उस समय क्या था कि अजीत डोभाल जी का IB का सीबा रिपोर्ट प्रधानमंत्री को होता था। तो उस समय भी उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन मोरारजी देसाई को रिपोर्ट किया। मोरारजी देसाई ने थोड़ा वहाँ पे देखो क्या होता है कि हमारी कभी कभी लीडरशिप भी जो है कभी कमज़ोर होती है। वो बड़े गांधीवादी विचारों के थे। उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये पाकिस्तान की भूमि का क्या लगा, उनका आंतरिक मामला, हमको क्या करना, उससे आप उस चीज़ से बीच में ना पड़ोगे तो अच्छा है। फिर यहाँ पे सारी मेहनत पानी में गई। वहाँ पे वो शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया, वहाँ बैठे बैठे क्या करे। उन्होंने इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए और मोसाद को बताया कि ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये आपके आजू बाजू मुस्लिम राष्ट्रों को अगर ये तकनीक मुहैया कराएगा, इजराइल के ऊपर अटैक हो सकता है, आप कुछ जल्दी कीजिए।
और मैं आपको सब कुछ एड्रेस भेजता हूँ खान सेंटर में, वहाँ पे उनका रिसर्च चल रहा है, वो आपका कुछ स्ट्राइक कीजिए। तो मोसाद को उन्होंने कन्विंस किया। मोसाद का आज भी बड़ा नाम है, उस समय बड़ा नाम था। मोसाद की चर्चा भी किसी दिन मैं मोसाद इजराइल को खुफिया एजेंसी के ऊपर भी आने वाले समय में मैं मेरे कुछ केस स्टडी लेके आने वाला हूँ। तो चलो मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। फिर उन्होंने वापस मोसाद ने उनके सामने एक टर्क कंडीशन रखी कि हमारे जो हवाई जहाज है वो मुस्लिम देशों के ऊपर उड़ के पाकिस्तान में नहीं आ सकते। आप अपने इंडियन गवर्नमेंट को कन्विंस कीजिए कि हमारे जो है हवाई जहाज में रिफिलिंग करने के लिए, उसमें ईंधन भरने के लिए आपका बेस हमको परमिशन देवे। तो उस समय उन्होंने फिर मोरारजी देसाई को फ़ोन किया कि आप परमिशन दीजिए, मोसाद सारा काम करेगा, हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे। फिर मोरारजी देसाई की वही घिसी पिटी इंदिरा गांधी महात्मा गांधी जैसे वही हम अहिंसावादी, हम क्यों करें, वो अपना देख लेंगे। फिर उन्होंने अपने आईबी के चीफ को भी संदेश भेजा। आईबी के चीफ ने उसी समय मोरारजी देसाई को कन्विंस करने की कोशिश की, वो कन्विंस नहीं हुए, उन्होंने रेजिग्नेशन रखा। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई के थ्रू कई खबर पाकिस्तान का उस समय के जो आर्मी के चीफ थे जिन्होंने सत्ता संभाली थी, लश्कर शाह, उनके पास कई से खबर लीक हो गई। देखो भारत के ट्रेडिशन में पहला है कि कोई प्रधानमंत्री के थ्रू किसी दूसरे प्रधानमंत्री को खबर पहुंच गई थी। तो उस समय क्या था कि उधर के जो लश्कर शाह थे वो बड़े परेशान हो गए कि अरे भारत के प्रधानमंत्री को हम परमाणु के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी खबर कैसे पहुंच गई। उन्होंने अपने आईएसआई के एजेंट को लगाया बताने में। देखो ये जासूस, अंडरकवर जासूस का भी बड़ा एक जीवन बड़ा खतरनाक होता है। कई जासूस मारे गए, पकड़े गए, उनके सिर काटे गए, किसी को जिंदा गोलियों को भुना गया। बड़ी मुश्किल से उस समय अजीत डोभाल भारत में सही सलामत निकल आए। लेकिन उनकी ये देन थी कि इसी वजह से पाकिस्तान का भंडाफोड़ हो गया। पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम 15 वर्ष डिले हो गया, उनको बंद करना पड़ा। ये अजीत डोभाल की अचीवमेंट है, ये अजीत डोभाल। फिर भी उसके बाद उनके एक से बढ़कर एक अचीवमेंट है। बीच में क्या हुआ कि वापस म्यांमार में, भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है म्यांमार, वहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए थे। वहाँ पे वापस उन्होंने मिलिट्री के साथ जाके और म्यांमार के वहाँ बॉर्डर पे जाके उन्होंने खुफिया अंजाम दे दिया और म्यांमार आर्मी के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करवा 50 आतंकवादियों को मार गिरा और कुछ को सरेंडर करवा दिया। ये दिन भी अजीत डोभाल जी को है। और आईबी के निदेशक होने के बाद जहाँ उनके पद से रिटायर हो गए, उनको भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बनाया गया। 2014 में इराक में ISIS इस्लामिक स्टेट का कब्जा हो गया। इराक के मोसुल शहर में भारत की 46 नर्सें अटक गई थी, उनको कैसा छोड़ा है। विदेशों लोगों ने मना कर दिया, सब अमेरिका वगैरह यूरोपियन कंट्री ने। वापस फिर इन्हों को सूत्र दिया गया, ये वहाँ गए और एक हाँ देखो उनका क्या था, उनका माइंड ऐसा था, वो बड़ा आगे सोचते थे, वो कन्वेंस ऐसा करते थे। मैं आपको बताया ना कि लाल डेंगा को उन्होंने कैसा बातचीत के टेबल के और निगोशिएशन पे लाया, ये बड़ा कन्वेंस करते थे। उनके पास बड़ा स्ट्रेटेजिक था, इनके बोलने में पता नहीं क्या ऐसा था कि वो सामने वाले को कन्वेंस करने में बड़ा माहिर थे। तो उन्होंने क्या किया कि वापस मोसुल में ISIS के आतंकवादी को साथ उनको कन्वेंस करके बिना गोलीबारी किए हुए, वो आज भी एक राज है कैसा कन्वेंस किया ऊपर वाला। और खाली अजीत डोभाल ही जानते 46 नर्सों को वो सही सलामत इंडिया लाने में कामयाब रहे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि पुलवामा में जब अटैक, अपने जो पुलवामा में अटैक हुआ, अपने जो CRPF के जवान मारे गए, उसका बदला लेना था। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने उनको जिम्मेदारी दी। उन्होंने अपने जो पूरी मिलिट्री कमांड के साथ उन्होंने पूरा एक प्लानिंग बनाया और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और साथ में एयर स्ट्राइक भी की। उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का जवाब देने की कोशिश की, साथ में उनके विमानों को खदेड़ने के लिए हमारे पायलट, बेहतरीन पायलट ने उनका पीछा किया। और उस समय जो थे हमारे पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के बॉर्डर में जा गिरे, उनका विमान क्रैश हो गया और वो पकड़ में आ गए पाकिस्तानियों के हाथ में। लेकिन अजीत डोभाल जी ने ऐसा स्ट्रैटेजी किया, US, इजराइल, यूरोप, हाँ इनके साथ, रशिया के साथ उन्होंने ऐसे कूटनीतिक रिश्ते थे ही पहले से, लेकिन वह NSA के साथ डिस्कस किया, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया। और ये देन थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके असेंबली में ये जवाब देना पड़ा कि हम शांति का एक तोहफा देके भारत के पायलट को, अभिनंदन को सही सलामत रिहा कर रहे। सबने टीवी में देखा। इसके पीछे भी कौन थे? अजीत डोभाल, वही अपने जेम्स बॉन्ड। तो ये बहुत बड़ा उनका एक अचीवमेंट था, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था।
इसका और एक अचीवमेंट ये है कि जब एक ज़माने में क्या था कि पाकिस्तान ने उनके आतंकवादियों को कश्मीर में बड़े पैमानों को भेजा हुआ था, और उस समय क्या था कि एक अपना कुके पारे करके एक लोकल आतंकवादी था, उनका बहुत बड़ा आतंकवादी नेटवर्क था, पाकिस्तान से मदद मिलती थी। तो ये भेष बदल कर आतंकवादी बन के कश्मीर में रहे, कुछ साल उन्होंने गुजारे, वाह उन्होंने अच्छा सा उर्दू सीखा, कश्मीरी जैसे मुस्लिम बन गए, कश्मीर जैसा पहराव किया। और उन्होंने क्या था, मैं आपको बोलो ना, उनको निगोशिएशन स्किल इतनी पावरफुल थी, उनको निगोशिएशन के आपको भी एक स्किल मिलेगी आपके बिजनेस में, आप चाहे व्यापारी हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप जिस भी सेक्टर में हो, वहाँ से अजीत डोभाल जी का निगोशिएशन कैसा था। देखो कि आतंकवादियों से निगोशिएशन करना, सोचो जिनको गोलियां बम बारूद के सिवा कुछ समझ में नहीं आता, उनके साथ निगोशिएशन करना। कुका पारे के साथ उन्होंने निगोशिएशन किया और उनको ये बताया आपको पाकिस्तान पैसा देता है, आपको पाकिस्तान मदद करता है, मैं भारत सरकार में मेरी बड़ी पहुंच है, मैं आपको पैसा दिलवाऊंगा, वो मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको पॉलिटिशियन में लाऊंगा, मैं आपको खड़ा करूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है, उसके बदले में आपके ऊपर 4.5 वापस दिलवाऊंगा, आपको सजा नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक चीज करना है, आपके सारे आतंकवादी नेटवर्क को पाकिस्तान आतंकवादियों के विरुद्ध खड़ा करना है। कुका पारे सहमत हो गए, इन्होंने सारा मदद उनको किया और उनके 250 आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने लगे। ISI डर गया, पाकिस्तान डर गया, सब डर गए, पाकिस्तान का वो आतंकवादियों का काफी सफाया हुआ। और उन्होंने क्या किया, कुका पारे को बाद में मदद करके भी उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन जितवा, मेंबर ऑफ वहाँ पे वो जीत के और उधर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए थे। बाद में 2003 में आतंकवादी ने कुका पारे को वो मार गिरा, वो अलग का विषय है, लेकिन देखो उसमें पीछे भी कुका पारे को दोस्त बनाने, इतना खतरनाक आतंकवादियों को दोस्त बनाने में कामयाबी के पीछे जो भूमिका थी वो अजीत डोभाल जी की थी। उसका लेटेस्ट अभी आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि 370 जो हटवाया अभी तो 370 हटा तो कश्मीर जैसा हमेशा जलने वाला जो इलाका था वहाँ पे वापस अभी के प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर ने वापस अजीत डोभाल जी को वहाँ भेजा। उन्होंने उधर लोकल लीडर्स, लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल लोग जो थे और लोकल वहाँ के जो अपने ट्रूप्स थे उनके साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन किया कि 370 हटने के बाद सबसे शांत उस समय में कश्मीर रहा। ये अचीवमेंट किसका है, वही अजीत डोभाल जी का ही है, ये भी अचीवमेंट उनका ही है, ये भी अचीवमेंट। तो ये सारी जो अचीवमेंट है ये उनका ही है। तो उनसे हम लोगों को क्या सीख मिलती है कि जो काम करना चाहिए खाली अब बॉर्डर के ऊपर ही नहीं, उन्होंने वो जो अपनी सेवाएं तो दी है। देखो मैं जासूस का ये बड़ा काम बड़ा खतरनाक होता है कि क्या होता है, अगर जासूस पकड़े गए तो अपनी गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती कि हमारा जासूस है। कई शत्रु देशों में जासूस पकड़े गए तो अपनी गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती है हमारा जासूस है, चाहे वो फिर और वो मौत के मुंह में भी फंस जाते हैं। तो जासूस का काम बड़ा खतरनाक होता है। उनको खुद के बीबी को, उनको परिवार को भी मालूम नहीं पड़ता कि हमारे पिताजी, हमारे हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं। ऐसा खतरनाक जासूस का काम होता है। तो इन्होंने इतनी 33 इयर्स कंटिन्यू काम किया, देश की सेवा की। और वो पहले ऐसे IPS ऑफिसर थे, उन्होंने खाली 6 साल की सेवा में उनको पुलिस मेडल मिला, बाद में प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल मिला और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति पदक भी उनको मिला है। और आज भी वो भारत को, उनको 2 बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद दिया होगा, उनको एक्सटेंशन भी मिला हुआ। भारतीय सुरक्षा बलों के स्ट्रैटेजिक के भी वो मेंबर अध्यक्ष है, स्ट्रैटेजिक जो कमेटी बनाई उनके भी वो अध्यक्ष है। वो बहुत सारे काम करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को, स्ट्रैटेजिक सुरक्षा बलों को मिशन को अंजाम देने में वो हमेशा आगे रहते हैं। उनकी सोच बहुत पावरफुल है। आज उनकी उम्र 73 ईयर्स है, फिर भी पूरे 365 दिन 24 घंटे 7 दिन वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा काम करते हैं। वो बात है कि उनको जेड सिक्योरिटी मिला हुआ है, लेकिन 24 घंटा काम करने वाला जेम्स बॉन्ड जो है, अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको क्यों बताना जरूरी है। देखो भारत में क्या हुआ है कि पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे नेताओं ने पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट भारत के जनता का कम हो रहा है। आज भी आप देखो टीवी पे TR के ऊपर ऐसे हीरो को नहीं दिखाया जाता, वहाँ दिखाया जाता है नशेड़ी गंजी आयरन खान जैसे को बार बार दिखाया जाता है। ये हमारे यहाँ पे किसको प्रमोट किया जाता है, जो असली जेम्स बॉन्ड, असली हीरो तो ये अजीत डोभाल जैसे है। हाँ, असली हीरो तो हमारे मेजर विक्रम बत्रा है, जो कारगिल वार में शहीद हो गए। 22 साल का यंग जवान, जिनकी मंगनी हो चुकी थी लेकिन वो शहीद हो गए। एक बड़ा भारत का एक पॉइंट उन्होंने हासिल कर दिया था। तो इन जवानों का
और एक जब आधार पुणे वाला जो वैक्सीन निर्माता जिन्होंने 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाई सस्ती रेट में, खाली $2 में, और कुछ कुछ वैक्सीन तो उससे भी सस्ती है जिन्होंने 170 देशों में निर्यात की, वो हमारे हीरो है। लेकिन उस हीरो को नहीं दिखाया जाता। और मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अजीत डोभाल जैसे लोगों को, जो हमारे ओरिजिनल जेम्स बॉन्ड है, उनको हमको नेशनल हीरो के तौर पे पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार क्यों उनके जीते जी नहीं मिलना चाहिए? उनकी क्या कमी है? उन्होंने भारत के लिए 73 साल के उम्र में भी वो सेवा दे रहे। आज 58 साल में लोग रिटायर हो जाते, घरों में बैठे, गवर्नमेंट के पेंशन को ऊपर जीते, और ये चाहते पुलिस में तो माल कमा के बैठ जाते थे। लेकिन इन्होंने देश की सेवा करने की ठान ली और 7 साल पाकिस्तान में बन के एक मुस्लिम बन के रहे। आप सोचो, ISI का नेटवर्क तक वो पहुंच कर दी उन्होंने। तो आप सोचो उनका काम कितना पावरफुल है। तो हमेशा ऐसे हीरो को सैल्यूट करना चाहिए, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलना चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ वही है। अगर आप उनको लाइक करना चाहते हो और ये जो मुहिम आगे बढ़ाना चाहते हो, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे भी एनर्जी मिलती है। मैं वीडियो हमेशा खड़ा खड़ा बनाता हूँ, पूरा वीडियो मैंने खड़ा खड़ा बनाए। तो दोस्तों, पुनः मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, तो मेरे आने वाले नए नए वीडियो वो आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके पहले भी मैंने दशरथ माझी द माउंटेन मैन और कम्युनिकेशन स्किल, सिंगापुर का सामिर देश बना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केस स्टडीज़ बनाई हुई है। तो आप वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हुए, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।